सर्दी का जोर पहले से जरा टूटा था। उस सुबह भी सुनहरी सी धूप टॉक्सिम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्मा आज़ादी के गिर्द हर सू सोने के सराह चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थीं जब डीजे ने पूछा, हया, ये टॉक्सिम नाम कितने मज़े का है। इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था कि टॉक्सिम अरबी का लफ्ज़ है और उसके मायने शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारी शहर में जाती ही थी। तुम्हें अरबी आती है इसलिए पूछ रही थी। अरबी में तो तक़सीम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है, और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह, तक़सीम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम, तकसीम या टॉक्सीम बन जाता है। टॉक्सिम, वाह। वो दोनों इस बात पर खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्कलाल स्ट्रीट की तरफ गई थी। इस्कलाल जदेसी टॉक्सिम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो गली दोनों अतराफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज तेज कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटड़ी बनी थी जिस पर एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्रॉम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देता। इस गली को खत्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था। वहाँ दोनों अतराफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कुमकुमे लगे थे। बाजार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिज़ाइनर वेयर, गर्ल्स हर ब्रांड की दुकानें वहाँ मौजूद थीं। चंद रोज़ पहले वो इधर आई तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए, और तब भी वो इस्तकलाल जदेसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक कर वापस बोली, हया, तुमने देखा, इस्तकलाल स्ट्रीट जैसे मोटर इलाके में भी हर थोड़ी दूर बाद प्रेयर हॉल ज़रूर है। बड़े नेक हैं भाई तुर्क। वो कदरे तंसिया हंसी और फिर मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जिहान से मिलना था, और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए, और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर उससे मुलाकात का बहाना ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज रफ्तारी से चल रही थीं। वहाँ हवा तेज सी, और हया के खुले बाल उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार कोट की जेब से हाथ निकालती और उन्हें कान के पीछे उड़सती। तभी उसे बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई, और इससे पहले कि वे दरवाजे पर हाथ रखती, दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जिहान था। वो उसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो उसके सामने से आधा साथ से निकलकर गुजर गया तो पलट कर देखने लगी। डीजे ने उसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चलती गई और लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपनी घुटनों तक आते स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले उसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो उसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। जिहान उससे दूर जा रहा था। उसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे। वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी। जिहान ने उसे नहीं देखा। उसे यकीन था। वो दौड़कर उनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज चल रहे थे। उनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँफने लगी थी। बामुश्किल वो उसके ऐन अकब में पहुंच पाई। लड़की बुलंद आवाज में नफी में सा हिलाती कुछ कह रही थी। जिहां भी हासा झुंझलाया हुआ जवाबन बहस कर रहा था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी जुबान, वो फैसला न कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फिक्रे बोल रहे थे, और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फिक्रे छोटे होते थे, बस फाल इस्तेमाल किया और उसके आगे पीछे साप के लाख के लगाकर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया जो मायने में कई फिक्रों के बराबर होता। जिहान, जिहान। वो शोर और रश में बामुश्किल इतनी आवाज़ से उसे पुकार पाई कि वो सुन सके। उसकी तीसरी पुकार पे रुका। लड़की भी साथ ही रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे। जिहान। उसके होंठ जिहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? उससे संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में अब्रू उठाए। उसके चेहरे पर इतनी सख्ती और नागवारी थी कि हया की मुस्कुराहट में खुलते लब बंद हो गए। उसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया। वो बेयकीनी से बिना पलक झपके उसे देख रही थी। उसे शक गुस्सा कि जिहान ने उसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर? वो मन में सुकेड़े बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर? हया ने बेयकीनी से जेर लब दोहराया। वो शर्शर से जिहान को देख रही थी। कोई काम है? वो बामुश्किल सब करके बोला। हया ने धीरे से नफी में सर हिलाया। उसमें बोलने की सकत नहीं रही थी।
तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। वो शाह ने झटक कर पलटा। लड़की भी कुछ चिट्ठी निगाह उस पर डालकर मुड़ गई। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे लोगों का रेला आगे बढ़ता गया। जिहान सिकंदर उस लड़की के पीछे बहुत से लोग उस समय जा रहे थे। कितनी ही देर वो साकित खड़ी, बहुत से सरों के पुष्प के दरमियान, और उन दोनों को दूर जाते देखती रही। उसकी पलकें झपकना भूल गई थीं। उन दोनों के सरापे हजूम में गुम हो रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे, मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया, हया। डीजे कहीं दूर उथल पुथल सी सांसों के दरमियान चिल्ला रही थी, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो उसी तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी उसी समय देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साकित पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बिलाहिर भोज से उसकी पलकें गिरी और झुककर उठी तो मंजर भीग चुका था। उससे फिर से पलकें झपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसार पर गिरने लगे। सामने का मंजर कतरे वाज़ेह हुआ, मगर लम्हे भर की ताखीर से उसका ताक़ुब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टप टप उसकी थोड़ी से नीचे गर्दन पर लुढ़कते गए। हया, किधर रह गई थी तुम? डीजे ने निढाल सी आकर उसका शाना झंझोड़ा। उसका सांस फूल चुका था और वो हाँप रही थी। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे, वो उसी समय देखते हुए बड़बड़ाई थी। उसने एक हाथ से ओवन का ढक्कन खोला, दूसरे हाथ से गर्म ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे पूरी अस्सा गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफ़ेद ढली सी आधे बाजुओं वाली टी शर्ट और खुले से हाथ ट्राउजर में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा गर्दन पे पड़ा था और उलझी सी लटें कालों को छू रही थी। टी शर्ट के ऊपर पहने एप्रन पे जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। मुतज़िम काउंटर की एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफ़ेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए ली गई बंटीज, जेली और रंग बिरंगे बीन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में उंडेल रही थी। हर रंग के बीन्स, कैंडीज और सुर्ख जेली बीन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रवायती तरीके से केक बनाने की बजाय हया उसके लिए जिंजर ब्रेड हाउस तैयार कर रही थी। 1 फीट ऊंचा जिंजर ब्रेड से बना घर जो चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी जेली से सजना था, वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बिलाखिर उसकी जिंजर ब्रेड के 6 के 6 टुकड़े बेक हो चुके थे। 4 दीवारों के लिए और 2 मखरूती छत के लिए। आओ अब इसको जोड़ते हैं, उससे कहा तो मुतसिम जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर उसकी तरफ आया। डीजे अब एक दीवार उठाकर उसमें से मुस्ततील दरवाज़ा काट रही थी। हया और मुतसिम ने एहतियात से दोनों दीवारें मुसल खड़ी की और उनके जॉइंट पे बातों और गम मखसूस सिरप लेप दिया। फिर बहुत आहिस्ता से दोनों ने अपने हाथ हटाए। दीवारें सीधी खड़ी रहीं। सिरप ने उनको चिपका दिया था। ज़बरदस्त, वो पुरजोश सी हो गई। उसका घर बन रहा था। ये ख्याल ही उसकी सारी थकावट भगा के ले गया। वो दोनों अब अगली दीवार छोड़ने लगे। हया के माथे से झुलती लट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार हाथ से उसे पीछे हटाती। औरों पे लगे चॉकलेट सिरप के धब्बे उसके रुखसार पे लगे, मगर परवाह किसे थी। 4 दीवारी बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्ततील टुकड़ों को ऊपर उल्टे वी की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगाया। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए। छत बरकरार रही। सिरप सूखने लगा था। छत मज़ीद मजबूत होती गई। हया, तुम ग्रेट हो। वो भूरा सा घर बिना रंग या आराइश के भी इतना प्यारा लग रहा था कि मुतसिम बेख्तियार सताइश से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से हंसी। वो तीनों अब अला बला कैंडीज, बंटीज और जेलीज से दीवारों की सजावट करने लगे। वो हर डेकोरेशन के टुकड़े के पीछे ज़रा सा सिरप लगाकर उसे दीवार से चिपका देते। पूरे घर पे जगह जगह सुर्ख, सबस और नीले बटन की मानिंद आंखें उभरने लगी थीं। ज़रा सी देर में घर सज गया था। डीजे ने सफ़ेद करीम से खिड़कियों की चौकोर चौखटें बनाई और अंदर नीली क्रीम का रंग भर दिया। अब इस्तांबुल की बर्फबारी का मज़ा अपने घर को भी चिखाए। हया आइसिंग शुगर और छलनी ले आई। उससे सूखे सफ़ेद आटे की शक्ल की आइसिंग शुगर छलनी में डाली और घर के ऊपर करके छलनी आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। छलनी के सुराखों से सफ़ेद सरे नीचे गिरने लगे। पूरे घर पे बर्फबारी होने लगी और एक हल्की सी सफ़ेद तह चॉकलेट से ढके घर पर बैठने लगी। हया का जिंजर ब्रेड हाउस तैयार था। उससे एहतियात से ट्रे उठाई। घर बरकरार रहा। वो उसके 4.5 घंटों की मेहनत का समय था। किसी सालगिरह की तकरीब से पहले हया सुलेमान नक्सक से तैयार न हो, हैरत अंगेज बात थी, मगर आज उसकी तैयारी वो घर ही था।
उससे अपने रफ हुलिये एप्रन और चेहरे पे लगे धब्बों की परवाह नहीं थी। उसकी सारी तवज्जो ट्रे में रखे जिंजरब्रेड होस्ट पे थी। वो डीजे और मोहतसिम के पीछे चलती कॉमन रूम में दाखिल हुई। वहाँ फासले फासले पे गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। दरमियानी मेज़ पे गिफ्ट्स और हुसैन का लाया हुआ केक रखा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स आ चुके थे। वो कोई सरप्राइज पार्टी ना थी। सो हुसैन बड़ी मेज़ के पीछे खड़ा हंसता हुआ टाली का गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे टाली बार बार पीछे कर रही थी। सरप्राइज! अया ने पुकारा तो सबने उधर देखा। मुतसिम और डीजे के पीछे वो चौखट पे खड़ी थी। दोनों हाथों में उठाई ट्रे में वो फेरी टेल हाउस रखा था और हया को पता था वो हेंसल और ग्रेटल के जिंजर हाउस से ज़्यादा खूबसूरत था। वाओ! बेख्तियार बहुत से लबों से सताइश निकली। हया, तुमने मेरे लिए इतना किया? हुसैन बेहद मुतासिर हुआ था। उससे मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो दरवाजे में खड़ी थी। दरवाज़ा अध खुला था और सर्दी अंदर आ रही थी। आओ हया, इसे मेज़ पे ले आओ। मुतसिम बड़ी मेज़ पे गिफ्ट्स, केक्स और दूसरी डिशेस के दरमियान चीज़ें हटाकर जगह बनाने लगा। सर्दी की लहर दरवाजे से अंदर घुस रही थी। उससे बाएं हाथ में ट्रे पकड़े, दायां हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा धकेलना चाहा। वो बदकिस्मती का लम्हा था। दरवाजे की नॉब को उसे छुआ ही था कि दरवाज़ा जोर से पूरा खुला और कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने उसका बड़ा हाथ पीछे धकेला और वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। बेख्तियार एक कदम पीछे हटी और तभी उसके बाएं हाथ में पकड़ी ट्रे टेढ़ी हुई। ओह नो! बहुत सी दिलदोज़ चीखें बुलंद हुईं और उन सबसे दिलहराश उसकी अपनी चीख थी। उल्टी हुई ट्रे उसके हाथ में रह गई। हल्की सी ठट की आवाज़ के साथ जिंजरब्रेड हाउस ज़मीन पर जा गिरा। हर दीवार टुकड़ों में बट गई। बंटीज और जेलीज इधर उधर बिखर गईं। फर्श पे ब्रेड, चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी बंटियों का एक मलबा पड़ा था और वो सब सन्नाटे के आलम में फटी फटी निगाहों से उसे देख रहे थे। कितने ही पल वो शौक के आलम में उस मलबे को देखी गई और फिर उसके उस पार नजर आते चौकर्स को देखा और अपनी शर्शर निगाहें ऊपर उठाईं। वो जिहान सिकंदर था और उतनी ही बेयकीनी और शौक से उस मलबे को देख रहा था। हया के देखने पे बेख्तियार उससे नफ़े में सर हिलाया। हया, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम सामने। ओह गॉड! तासुफ, मलाल के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, एकदम लब भींच गए। उसकी आंखों में तखीर की जगह गुस्से ने ले ली। खून की सुर्ख लकीरें उसकी आंखों में उतरने लगी। वो एकदम झुकी, ब्रेड का टूटा क्रीम में लुथड़ा टुकड़ा उठाया और सीधे होते पूरी कुव्वत से जिहान के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था। क्रीम में लुथड़ा टुकड़ा उसकी गर्दन पे लगा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। टुकड़ा उसकी शर्ट पर से फिसलता नीचे कदमों में जा गिरा। उससे गर्दन पे लगी क्रीम को हाथ से छुआ और फिर उंगलियों के पोरों को बेयकीनी से देखा। हया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों से लब भींचे जिहान को देख रही थी। उससे लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगी थीं। वो गनपटी पे नीली लकीर नजर आ रही थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। हया, इट्स ओके। हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मुतजिम उसके साथ थे। हया, मैंने वाकई नहीं देखा था कि तुम। शट अप! जस्ट शट अप! वो इतनी जोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ मगर मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अजाब और दुख के अलावा कभी कुछ नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से। उससे उर्दू में चिल्ला कर कहा था। 12 ममालिक एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से उर्दू कोई नहीं समझता था सवाई डीजे के, मगर वो तमाम मुतासिब खड़े तलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया, जिहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो। उससे गर्दन के गिर्द बंधे एप्रिन की डोरी हाथ से नोची। एप्रिन एक तरफ उतार फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब उसके आते ही जल उठा था। वो तेजी से चक्करदार सीढ़ियां उतरने लगी। आंसू उसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पे तेज तेज चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कोहर हर सू छाया था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और उसे पता था वो एक जिंजरब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही। पहाड़ी की ढलान उतरकर सामने सभांची की मसनूई झील थी। झील अब हाथ से पिघल चुकी थी। फिर भी फांसे फांसे पे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से उसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला चूड़ा खुलकर कमर पे गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकाल कर ठंडे पानी में डाल दिए। खुद असीती की इंतहा थी।
घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मस्तूरी झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था। गोया चांदनी का एक बड़ा सफर स्याह पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ें वक्फे वक्फे से सुनाई देती थीं। कई लम्हे रेत की तरह फिसलकर झील की चांदनी में गुम हो गए तो उसने कदमों की चाप सुनी। कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ था। उसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा उसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि उस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया, मगर वो चुपचाप बेआवाज रोती उसे देखी गई। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी डांस में बहुत तेज चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियाजत ज़ाया कर दी। शायद वो सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था या शायद उनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं दावा कर दूंगा। मदावा? उसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस बना कर ला दूंगा। और उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माय फुट जिहान सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो तेजी से पलटी तो ढीले चूड़े का आखिरी बल भी खुल गया और सारे बाल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर ढलान पे चढ़ने लगी। जिहान लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बंक पे टाली मुंह पर तकिया रखे सो रही थी। चेहरी स्टडी रूम में थी। खदीजा नीचे अपनी बंक की कुर्सी पर बैठे मेज पर रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से खराब नहीं हुआ। उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से खराब हुआ है। तुमने अपनी कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। उसका कसूर नहीं था। उससे तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लेती और खुले दिल से अपनी कज़न को वेलकम करती तो हम उसी टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को याद कर बना लेते। उससे एक दूसरे के चेहरों पे मिलते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वे खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाए डीजे तेजी से कुछ टाइप करते कह रही थी। अया उसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबा रही थी। तुम्हारे जाने के बाद सब इतना शर्मिंदा थे कि मत पूछो किस तरह मैंने बामुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफातन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब भेजे स्क्रीन को देखा। वहाँ जेहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। जाने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद न कर सकी। क्या है? उससे फ़ोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हलक में आंसुओं का गोला सटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है। मुझे इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो। मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा। फौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे डोम के बाहर बैल्कोनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फ़ोन फेंक कर उठी, तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी और छोड़ कर दरवाज़ा खोला। वो बैल्कनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराया। उफ जिहान। नया दरवाज़ा बंद करके उस सकाई। उससे टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्याह स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जूड़ा बना लिया था। आंखें हनूस मुतवरम थी। कब से खड़े हुए इधर? वो हफ्की से कहती उसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा उनको हल किए बगैर ना जाऊं। चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी बुलाकर हंसी। आओ, तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ। तुम्हारी तुर्की की सौगात है, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी भी सेब वाली चाय नहीं पी थी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियाँ उतरने लगे। और हम यही पीकर बड़े हुए हैं। कितना फर्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बोला था और किचन का दरवाज़ा खोलते हया ने मुड़कर उसे देखा जरूर था। हाँ, बहुत फ़र्क है हम में। उसने तस्लीम कर लिया था। उससे हार मान ली थी और इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद। उफ, ये डीजे की सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो ख़त्म है, अब सादा चाय पियो। उससे कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया।
दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, तेज की ढूंढ ढांड कर निकाली, उसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पर चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फौरन से काम कर देने वाला। उसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम के, मेहनत और मुशक्क़त के आदि। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लैब पर रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जिहान, मैं कर लूँगी। तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो। उससे प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डिब्बा उठाया और खुद ही तेजकी में उंडेल दिया। वो उसे देख कर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था, जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर की आस्तीनें कोनियों तक मुड़े। वो टॉक्सिम स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद उस एग्जेक्टिव से कतन मुख्तलिफ लग रहा था जिससे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया, हया! डीजे हवास वाख्ता से चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फोन मर जाएगा बच बच कर। ओह, अस्सलाम वालेकुम। जिहान को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम सलाम। जिहान ने पलटकर उसे जवाब दिया। तुम्हारा फोन। वह हया को मोबाइल थमाकर वापस उड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस कॉल्स, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। उसी वक्त उसका मोबाइल दोबारा बजने लगा। उस स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। उससे कॉल वसूल कर ली। हेलो। जब वो बोली तो उसकी आवाज़ में तसबसब था। हया सुलेमान, बंदे को अब्दुल रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी। वो शस्सा उर्दू में कह रहा था। उसकी आवाज़ में मुंबई के बासियों का तीखापन था और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। उससे पलके उठाकर जिहान को देखा। वो बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। रॉन्ग नंबर, उसने कहकर फ़ोन रखना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ में से ले लिया। कौन? वो फ़ोन कान से लगाकर बोला तो उसके चेहरे पे बेबना सकती थी। कौन? उससे दोहराया। दूसरी जानिब से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जिहान लब भींचे चंद लम्हे इंतजार करता रहा, फिर उससे फ़ोन कान से हटाया। बंद कर दिया है। उससे मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से उसे देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब संभल चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर वो जैसे चौंका। वो फूल? पता नहीं कौन है। उसे शाने उचका दिए। जाने दो। हरासमेंट एक जुर्म है, हम उसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोच कर बोला। किसी मस्से काल जिहान सिकंदर के पास सा हो ये मुमकिन था भला? जाने दो, मैं उसे ज़्यादा अहमियत नहीं देती, खुद ही थक कर रुक जाएगा। गो कि वो मुतमिन नहीं हुआ था, मगर सर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो इस नाजुक रिश्ते में मज़ीद बदगुमानी की मुतहम्मिल नहीं थी। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अभी पकने देती, मैं ज़्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। उसी पल चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने बंद नहीं किया, ये ऑटोमेटिक है। हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाता है, सो 10 मिनट बाद खुद ही चालू उठेगा। ये अच्छा काम है। उसे जैसे कोफ्त हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए वो बार बार चूल्हे को सोचती नज़रों से देखता रहा। जब बर्तन खत्म हो गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए हमारे, अब तुम्हारी जिंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। उसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से चलाने की कोशिश करने लगा। मेरी जिंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं है जो तुम हल कर लोगे। अच्छी भली जिंदगी है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें? सवाए इस बेकार चूल्हे के कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल जमीन पे बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायजा लेने लगा। जिहान, रहने दो। मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ, डैशबोर्ड में पड़ा होगा, तब तक मैं इसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए चूल्हे की इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जिहान ही क्या, जो कुछ करने की ठान ले तो किसी की सुने। उससे मेट्रो में अपने जूते की तस्में खोलता जिहान याद आया था। उसे मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिहान की छोटी सफ़ेद सी कार हॉस्टल की सीढ़ियों के आखिरी सीने के सामने ही खड़ी थी। उसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए हया ने बेख्तियार सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं है जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तस्वुर यही होता है कि वो हाथ से दौलतमंद होंगे, जबकि जिहान और सबीन पुप्पो उसके बरक्स मेहनत कश और वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो चोरी से ही शुरू हो चुका था और पाइप सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लैब के साथ टेक लगाए खड़ी उसे काम करते देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल जमीन पे बैठा पाइप की दाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था।
टूल बॉक्स उसके पाँव के साथ फर्श पे खुला पड़ा था। चंद सबर अस्मा पल बीते और फिर वो वाथाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है, ये फिक्स कर दिया है। अब ये खुद से नहीं बुझेगा। उससे कहने के साथ ही अमली मुशायरे के तौर पे चौथे चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की केतली उससे फिर रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जिहान सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो? सुभान जी, में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्जी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंसी। उसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम सुभान जी से बड़े हो जितनी मालूमात है। सुभान जी से बड़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट न चला रहा होता। हम तो आमसी सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मादाम। वो जब भी अपनी कम आमदनी या काम का जिक्र करता, उसके बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती, एक एहसास से कमतरी, या फिर शायद ये उसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठा ली। ट्रे में प्यालियां उससे पहले सेट कर रखी थी। अब वो छलनी रखकर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पे डिनर करें साथ। उससे झटके से सर उठाया। जरा सी चाय छलनी के दाने से फिसल कर प्याली पकड़े उसके हाथ पे गिरी, मगर वो बेहद हैरत और बेयकीनी से जिहान को देखे गई। अच्छा अच्छा, नहीं करते, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है। ठीक है, श्योर, मगर कहाँ? वो जल्दी से बोली, मबादा वो कुछ गलत ही न समझ लें। फिर अपनी जल्दबाजी पे खिफ़्फ़त भी हुई। इस कलाल जदेसी में कहीं भी तुम्हारी बस टॉक्सिम पे उतरती है ना। हया ने उसकी प्याली उठाकर उसे दी तो उसे सर के जरा से अस्वाद के साथ थाम ली। हाँ। वो अपनी प्याली लेकर उसके मुकाबिल स्लैब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टॉक्सिम से पिक कर लूंगा, हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक? ठीक। वो खून पड़ते हुए मुस्कुरा दी। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बेलकुनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी रही थी कि वो होले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जिहान ने पलट कर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवाकर, चूल्हा ठीक करवाकर और चाय के 2 कप बनवा के तुमने बिलाखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया, अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वो गोया बहुत तशक्कुर एहसानमंदी से बोला था। वो हिफ़्फ़त से हंसी। कहा ना सॉरी। सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर मैं वो डिनर पे करूंगा। उधार रहा, हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प। मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी उसे जाते देखती रही। जब उसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बेलकुनी की बत्ती बुझ गई। सारे में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो सीरियल अब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने पंख के सीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, उसने बेड में लेटकर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही पुप्पो का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। वही शादीशुदा। हाँ। उसके लबों पे एक दबी दबी मुस्कुराहट डर आई। अच्छा। डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हयात जेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझलाकर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाई जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश।